अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैंने सोचा कि मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ और इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पहले पावर पॉइंट की स्लाइड जो थी वो रिकॉर्डेड भेजी थी, लेकिन मुझे लगा कि वो उसमें मेरे आवाज़ का इशू था और मे बी शायद बहुत ज़्यादा था। एक ही गो में मैंने बहुत ज़्यादा वो कंटेंट दे दिया था। तो आई थॉट कि मुझे उस तरह से नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करके देखती हूँ, मे बी अगर आप लोगों को फीडबैक अच्छा रहा तो हम इस तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और फिर देन विल मूव ऑन। हम इसी तरह की छोटी-छोटी वीडियोस, ताकि उसको देखना भी आसान हो और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और कॉन्सेप्चुअली बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो, जस्ट टोटल पूरा ना हो कि लेक्चर डिलीवर हो गया और बस काम हो गया। तो लेट्स सी, फिर मुझे फीडबैक देना और फिर देन विल गेट टू नो कि इसको कंटिन्यू करें या फिर क्या करें। बिकॉज मैं दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग टाइम स्पेयर नहीं कर सकती। वैसे तो उन्होंने भी अलाउ किया, एडमिन वालों ने भी, कि आप इकट्ठे लेक्चर ले लें, लेकिन अवेलेबिलिटी का और वो टाइम का और वो इशू है। और खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑनलाइन क्लास लेने में, बिकॉज आपको पता है घरों में क्या सिनेरियो चल रहा होता है, शोर शराबा और बैकग्राउंड नॉइसेस। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 2 पहले किया था, जो हमने क्लास में किया था आपके साथ, और अब चैप्टर नंबर 3 है। इसकी मैंने आपको पावर पॉइंट भेजी थी, लेकिन आई वाज़न्ट सैटिस्फाइड विद दैट एज़ वेल। लेकिन स्टिल एक एक्टिविटी मैंने की थी, लेकिन वो देखा था कि क्या जिस उसी तरह ये कर रही हूँ, देखती हूँ कि इसमें कैसा फीडबैक रहता है। अब चैप्टर बेसिकली बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस करना है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, थिंकिंग प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। देखो, एक चीज हमें पता है कि हमने बिहेवियरल फाइनेंस में इन्वेस्टर का बिहेवियर पैटर्न्स देखने हैं, हमने उसके बिहेवियर पे बात करनी है। तो ये चीज तो हमें पता है कि हम उसकी बिहेवियरल साइड पे जा रहे हैं, हमने न्यूमेरिकल साइड पे नहीं जाना, हमने कैलकुलेशंस में नहीं जाना। तो इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड बिहेवियरल फाइनेंस में बेसिक थियोरेटिकल डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी थेरीज क्या कहती हैं और इसकी थेरीज क्या कहती हैं। तो अब जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे, दैट विल रिवॉल्व अराउंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, थॉट प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, और क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेनली 1-2 टॉपिक्स ही हम डिस्कस करेंगे और फिर आप मुझे फीडबैक देंगे, तो फिर मैं इसकी डिटेल्ड वो एक मतलब डिटेल 2-3 टॉपिक्स लेके मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगी एक चैप्टर के अंदर। आई विल शो इट इन द सेम वे। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली देखो, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल फाइनेंस की, तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में हमें जो बेसिक इसके हाइपोथेसिस हैं, ये जैसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की थ्योरी है कि इन्वेस्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है। उस और जो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके वो डिसीजन मेकिंग करता है, उसके वही रिजल्ट्स आते हैं। वो डिसीजन मेकिंग मैं करूँ, वो डिसीजन मेकिंग आप करें, वो कोई तीसरा बंदा करे, जो मर्जी इंडिविजुअल हो, उसको अगर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए और उसकी बेसिस पे अगर उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो सेम होगी और उसके रिजल्ट्स भी सेम आएंगे। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ऐसे कहता है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में यू टेंड टू आउट परफॉर्म द मार्केट। एक जो इसमें फ्लॉ था, जो हम मेनली हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस में और ट्रेडिशनल फाइनेंस में फर्क है, वो ये है कि इसमें जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, इसमें इमोशंस को की कंसिडरेशन नहीं होती। अब इमोशन से मेरी मुराद ये है कि कुछ लोग ज्यादा एग्रेसिव हैं, कुछ कम है। इमोशंस आर वेरी ना, लॉट्स ऑफ इमोशंस जो कि प्रिवेल करते हैं। तो ये चीज एक तो सबसे पहली फर्क है और वो डिसीजन मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है। अब इसकी जब मैंने डिस्कस की थी, पावर पॉइंट में डिस्कशन की थी, तो मैंने बहुत डिटेल में बात की थी पैसिव इन्वेस्टर्स और एक्टिव इन्वेस्टर्स की। तो मैं यहाँ पे समराइज इसको करूंगी और 1-2 लाइनों में इसको कंक्लूड करूंगी कि देखो, एक्टिव इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर जो होते हैं, वो बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मार्केट के डायनामिक्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे होते हैं और उसको देखते हुए वो जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। उनके ऑपोजिट अगर देखा जाए, जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक दफा इन्वेस्ट कर दिया, देन वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो एक्टिवली उसको बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। तो ये उन्होंने कहा था कि जो इस किस्म के इन्वेस्टर होते हैं, समटाइम्स एक्टिव इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कम होते हैं और पैसिव के ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैसिव विल ऑलवेज सक्सीड एंड एक्टिव इन्वेस्टर विल ऑलवेज सक्सीड। तो ये एक चीज पॉइंट था जो डिस्कशन का था। तो इसलिए ये जरूरी है कि देखा जाए कि व्हाट मेक्स क्रिएट्स दैट वेरिएशन। ऐसी क्या चीज है जो जिसकी वजह से कभी पैसिव आउट परफॉर्म कर जाता है, कभी एक्टिव आउट परफॉर्म कर जाता है। ये बेसिकली हमें ये चीजें देखनी है।
यही चीजें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर का था ना, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये इस रिसर्च को जो मैंने हाईलाइट किया 1973 और 2003 की, ये मेलकाइल की, इसमें इस ये चीज को उसने हाईलाइट किया था कि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना कि अगर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसकी बेसिस पे मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे रिटर्न्स सुपीरियर ही होंगे। इट डजंट मैटर। ये बात बताई हुई थी। अच्छा, अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि एम्पिरिकल रियलिटी क्या है और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरी क्या है। एम्पिरिकल रियलिटी जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरी कहती है जो हमें किताबें बताती हैं, जो हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एक और एक एम्पिरिकल रियलिटी जो एक्चुअल प्रिवेल कर रही है। ठीक है। अब ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल फाइनेंस एक ही बात है इसमें। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपको डिफरेंट अप्रोचेस देती है। जैसे अभी हम आगे बाउंड्री रैशनैलिटी की बात करेंगे, हम ह्यूरिस्टिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो ये चीजें हमें बिहेवियरल फाइनेंस प्रोवाइड करता है कि इन चीजों को भी कंसीडर करने की जरूरत है। इनको कंसीडर किए बगैर यू कांट गो थ्रू इट। जैसे ह्यूरिस्टिक्स की बात की जाए तो ह्यूरिस्टिक्स का एक क्वेश्चन भी मैंने कहीं देखा, किसी ने पूछा था कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है। ह्यूरिस्टिक बेसिकली, जैसे यहाँ पे भी लिखा है मेंटल शॉर्टकट्स या मिस्टेक्स, इसको समझने का आसान तरीका ये है कि ह्यूरिस्टिक जो होता है ना, बेसिकली एक रूल ऑफ थंब होता है। रूल ऑफ थंब से मेरी क्या मुराद है? रूल ऑफ थंब से मेरी मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिसाल के तौर पर क्या है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जेएस बैंक है। जब जेएस बैंक ये कहता है कि हमने हमेशा 10 यूनिवर्सिटीज जो आइडेंटिफाइड है, जैसे लम्स हो गई, कस्ट हो गई, आईआईयूआई हो गई, फास्ट हो गई, ये 10 यूनिवर्सिटीज हैं, नाम उनके बता दिए। इन 10 यूनिवर्सिटीज से ही हमने ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय करने हैं बस, और हमने किसी यूनिवर्सिटी का बंदा नहीं लेना। ये उनका रूल ऑफ थंब है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स, कि विदाउट गोइंग इनटू निटी-ग्रिटीज, विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, बस उन्होंने वही रूल ऑफ थंब बार बार फॉलो करना है। हमेशा एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करनी है या एम्प्लॉयर्स हायर करने हैं, तो उन्होंने वही रूल ऑफ थंब फॉलो करना है, ह्यूरिस्टिक्स। तो ये ह्यूरिस्टिक बेसिकली मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, रूल ऑफ थंब्स होते हैं। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि टाइम बच जाता है, और ये चीज होती है कि ओबियसली ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स और आईबीए और कस्ट वगैरह, ये वही ओबियसली ये वही टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही अपने एडमिशन लेती हैं ना, जो कि काम करने वाले होते हैं। तो लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि समटाइम्स कुछ ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं जो कि लो बजटेड होती हैं। तो ये कोई इसका यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ह्यूरिस्टिक हर किसी का, हर उस इन्वेस्टर का अलग हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल थी ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की। इसी तरह हम आज में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में, कि बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है। देखो, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ट्रेडिशनल फाइनेंस ये कहता है कि आपको अगर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, उसकी बेसिस पे ए बी सी डी ये सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक ही तरह का डिसीजन करेंगे। ये फर्क नहीं करती। मतलब ये एक फॉर्मूला, एक साइंटिफिक अप्रोच सी है। मतलब एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है जिसको हम कहेंगे। इसको डेवलप ये, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बाउंडेड रैशनैलिटी, ये उसका एक अलग वर्जन है। बाउंडेड रैशनैलिटी इस डिफरेंशिएट करती है ट्रेडिशनल फाइनेंस से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था साइमन ने और मार्श ने 1978 में, और साइमन ने 1955, और उसमें फिर मजीद उसके वर्जन उसने रिफाइन किए बाय द टाइम। हम ये देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। देखो, सबसे पहले तो हम बिहेवियरल फाइनेंस में या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो उसमें ये चीज समझी जाती है कि ह्यूमन जो साइकी है या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, उसको आपने सेट असाइड नहीं करना, उस चीज को कंसिडरेशन में रखना। बिकॉज डिसीजन मेकिंग करना ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व है, ह्यूमन, अब ह्यूमन जब इन्वॉल्व होता है तो ह्यूमन के इमोशंस भी इम्पैक्ट करते हैं, और ह्यूमन जिस एनवायरनमेंट में सराउंड कर रहा होता है वो चीज भी उस पर इम्पैक्ट कर रही होती है। तो ये हर इंडिविजुअल का, उसका बैकग्राउंड, उसका एनवायरनमेंट, उसके इमोशंस, उसकी अपब्रिंगिंग, हर चीज मैटर कर रही होती है। तो ये जो साइमन का कॉन्सेप्ट था बाउंडेड रैशनैलिटी का, वो यही कहता है कि देयर आर चांसेस ऑफ एरर। मतलब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रैशनल डिसीजन मेकिंग ना हो। स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आप जिस डिसीजन मेकिंग करें, वो वो वही रिजल्ट्स, वो सुपर नॉर्मल रिजल्ट्स आपको या आउट परफॉर्म ना करे मार्केट को। ठीक है, हर हमेशा एक रिजल्ट नहीं आता एक किस्म को। ये कहते हैं ना, एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमेशा एक ही डिश नहीं पका सकते। मतलब दिस इज द सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड इट। तो हमें वैसे तो ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपने यूज किए हैं तो उसकी यही ये रेसिपी अगर यूज की है तो उसका यही रिजल्ट निकलना चाहिए। लेकिन जो आपका बिहेवियरल फाइनेंस है वो कहता है नहीं,
आप ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। ह्यूमन फैक्टर में देयर आर चांसेस ऑफ एरर, देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो बाउंडेड रैशनैलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहती है कि इंडिविजुअल उस इंफॉर्मेशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें बेस्ट तो करता है गिवन हर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसकी अदर पैरामीटर्स हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से वो बिलोंग करता है या जहाँ से उसकी कोचिंग हुई है। लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ एरर, देयर आर लिमिटेशन जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन कैपेसिटी में हो सकती है। हो सकता है एक ज्यादा ग्रूम्ड हो और एक नॉट वेल ग्रूम्ड हो, एक का एक्सपोजर ज्यादा हो, एक का एक्सपोजर ज्यादा ना हो। तो इस चीज को भी आपने कंसीडर करना होता है। बाउंड्री रैशनैलिटी कहती है कि बाउंड्री रैशनल इंडिविजुअल्स कैन मेक एरर्स इन देयर डिसीजंस, बट दे आर ऑफन करेक्टेबल थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। और आप बाय द टाइम, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। अब इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। अब इसकी डिफरेंट तरह के, किस किस तरह के ह्यूरिस्टिक्स हैं, जैसे ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट है, एनिमल स्पिरिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, जब आप मुझे इसका फीडबैक दे देंगे। और अगर फीडबैक ठीक हुआ और मुझे कंटिन्यू करना हुआ तो आई डू इट। और अगर नहीं ठीक लगा आप लोगों को और आपने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं कुछ और तरीका सोचूंगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। खुदाफिज।